हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। पिछली क्लास में हमने आपको संकरण के बारे में बताया था और लास्ट का जो हमारा टॉपिक था वह था संकरण के प्रकार। और वहां हमने एक प्रकार के संकरण को आपके सामने रखा था जो कि जिसको हम कहते थे एसपी संकर। तो एसपी संकर कक्षक जो हमें मिलते थे वह एक एस कक्षक तथा एक पी कक्षक जब आपस में हम कह सकते हैं उनमें संकरण होता था, संकरण की क्रिया होती थी, तो हमें एक एसपी कक्षक प्राप्त होता था। आपको याद करने के लिए मैं बता दूंगा किस प्रकार से होता था। जो एसपी कक्षक हमको मिलता था उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती थी। ये यहां से नीचे तो ये धनात्मक हिस्सा होता था, ये ऋणात्मक हिस्सा होता था। ये हमारा क्या होता था, एक एसपी कक्षक और ये संकर कक्षक होता था। इसको लिख लेते हैं हम, ये कैसा कक्षक था, संकर कक्षक। ये संकर कक्षक था, हाइब्रिड ऑर्बिट था, ये वाला ऑर्बिटल था। अब जो हमने वहां पर आपको एग्जांपल दिया था, वहां हमने आपको एग्जांपल दिया था BeCl2 का। ये किसकी बात हो रही है, ये हम कह रहे हैं एसपी संकर। जो हमारा पहले प्रकार का संकर होता है जो ऑर्बिटल्स का, उसको एसपी संकर कहते हैं। और इसका एग्जांपल हमने BeCl2 दिया था और आपको ध्यान हो हमने इस प्रकार से इसे बनाया था। ये हमारे प्लस प्लस सिरे थे, ये नेगेटिव सिरे थे, ये जो हमारे एसपी संकर थे उसके हमने दो कक्षक बना लिए थे। ये एक एसपी संकर कक्षक, ये दूसरा एसपी संकर कक्षक, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब इनके साथ क्लोरीन किस प्रकार से क्रिया करता था, क्लोरीन इस प्रकार से जुड़ता था, ऐसे, यहां पर भी ऐसे। तो ये धन सिरा, क्लोरीन का भी ये धन सिरा होता था, ये ऋण, यहां पर ये धन, ये वाला ऋण। तो हमने कहा था यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनती थी, यहां पर भी क्या सी बॉन्ड बनती थी, सिग्मा बॉन्ड बनती थी। और इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते थे Be, यहां पर Cl, यहां पर भी Cl, और इनके बीच में ये जो एंगल होता था वो 180 डिग्री का एंगल होता था। तो ये सारी की सारी बातें हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। प्यारे बच्चों, आपको बता दूं, यदि आप पिछली क्लास आपने अटेंड नहीं करी होगी, आप सीधे ही ये क्लास को देख रहे होंगे, तो विश्वास मानिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि ये जब डिटेल की चीजें आपको पिछली क्लास में समझ में आएंगी, तब आप यहां पर जब देखेंगे तब यहां से आपकी ये क्लास स्टार्ट होगी। क्योंकि यहां पर हमने उस क्लास का एंड किया था और सारी बेसिक बातें बता दी थी कि संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण क्या होते हैं, संकरण के लिए क्या क्या परिस्थितियां होती हैं, साथ ही संकरण कितने टाइप्स का होता है, ये सब बातें हम वहां कर चुके थे। अब उसको प्रैक्टिकली अणुओं की संरचना को समझने के लिए हम यहां संकरण के प्रकार बता रहे हैं। तो पहला प्रकार हमने कहा वहां बता चुके थे। जो पहला प्रकार था वो था एसपी संकर कक्षक। एसपी संकर कक्षक हम वहां बता चुके थे। अब जो दूसरा प्रकार हमारा आ रहा है वह दूसरा प्रकार है sp2 संकर कक्षक। अब सीधे यहां पर दिख रहा है इससे कि sp2 संकर कक्षक का अर्थ है जिसमें एक s कक्षक तथा दो p कक्षकों आपस में मिलते हैं संकरण के लिए, तब हमें 3 sp2 संकर कक्षक मिलेंगे। क्योंकि हमने बताया था संकरण की क्रिया में जितने कक्षक भाग लेते हैं, इनपुट में आते हैं, उतने ही आउटपुट में यानी कि बाहर हमें उतने ही संकर कक्षक प्राप्त होते हैं। तो इसमें देखें s एक ही है, तो इसका मतलब एक s कक्षक और p2 यानी कि p के दो कक्षक संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं। कुल मिलाकर कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, 3। तो जो sp2 नाम से जो हमें संकर कक्षक प्राप्त होंगे, उन संकर कक्षकों की जो संख्या होगी वो 3 ही होगी। तो पहले इस बात को हम यहां लिख लेते हैं। हमने कहा इसमें एक s कक्षक तथा दो p कक्षक संकरित होकर 3 sp2 संकर कक्षकों का निर्माण करते हैं। सभी के आकार
तथा ऊर्जा समान होती है, समान होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब S और P आपस में मिलेंगे तो आकृति तो ऐसी ही होगी, डंबल शेप ही आएगी जैसे P की आकृति होती है। लेकिन अंतर क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव वाला जो डंबल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और जो माइनस वाला जो होता है वो नेगेटिव वाला, यहां आवेश की बात नहीं हो रही है, ये भी बात ध्यान रखना आप। तो नेगेटिव वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट्स होता है, ज्यामिति होती है या अक्ष होती है, वो हमारी क्या होती है, छोटी सी, उसको छोटे से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारी sp कक्षक की हम कह सकते हैं आकृति है। अब sp2 कक्षक भी होगा तो ऐसे ही, एक S और एक P मिलकर के लगभग इसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन वह आपस में किस प्रकार से मिलेंगे यह हमें देखना है। तो हमने कहा इसमें एक S कक्षक तथा दो P कक्षक मिल रहे हैं। तो सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, और एग्जांपल हम यहां ले रहे हैं BCl3 का। तो यहां पर है बोरान ट्राइक्लोराइड है ये हमारे पास। इसमें आप फिर से समझिए, तो बोरान और क्लोरीन या क्लोराइड आप कह लीजिए, इन दोनों की यदि बोरान और P और Cl की यदि तुलना करें तो Cl की विद्युत ऋणात्मकता B से ज्यादा होगी, इसलिए Cl कहां जाएगा, किनारों पर जाएगा। तो केंद्र में कौन जाएगा, बोरान जाएगा। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम वो सेंटर में जाएगा, जिसकी ज्यादा वो किनारों की तरफ फेंका जाएगा। तो इसमें B क्या होगा, केंद्रीय परमाणु होगा। अब केंद्रीय परमाणु से ही डिसाइड होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो समझते हैं, सबसे पहले B को समझते हैं। B बोरान जिसका परमाणु क्रमांक Z बराबर होगा हमारा 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा 2,3। SPDF के फॉर्म में लिखें तो परमाणु क्रमांक इसको लिख सकते हैं 1s2 और फिर हो जाएगा 2s2 2p1। अब इसको यदि बॉक्स कक्षकों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित किया जाए, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करने के कई तरीके हैं, हमने आपको उस चैप्टर में बड़ी डिटेल में समझा है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं जो किसी कक्षा में या कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे प्रदर्शित होता है। दूसरा, हम कक्षकों के रूप में ऐसे बना सकते हैं एसपीडीएफ के फॉर्म में, एक कक्षकों को दर्शा करके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहां लिख रहे हैं तलस्थ अवस्था में, तलस्थ अवस्था में, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट में यदि बोरॉन का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कैसे बनेगा। ये 1s2 ये है, यह 1s2, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया 1s2। अब यह है 2s2, तो 2s2 कैसे बनेगा, ये बन गया, इसमें ये हो गया ऐसे और ये वाला हो गया ऐसे, ये हो गया 2s2। यह है 2p1, 2p1 को कैसे दर्शाएंगे, ये इस प्रकार से, इसके 3 हिस्से कर लिए, क्योंकि p में आप जानते हैं 3 कक्षक होते हैं, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहला ही भरा हुआ है। ये क्या है, ये प्रदर्शित कर रहा है 2p को, ये x, ये y, ये z, आप ऐसा कह सकते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि संकरण होगा। जब संकरण होगा तो क्या क्रिया होगी। पहला हमने आपको बताया था संकरण में एक ही ऊर्जा स्तर के वही कक्षक भाग लेते हैं जिनकी ऊर्जाएं समान होती हैं। तो इसमें ये 1s2 वाला संकरण की क्रिया में भाग नहीं लेगा, ध्यान रखिएगा आप। तो इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो किसका है, इन दोनों का, क्योंकि ये कौन से कोश में है, कौन सी कक्षा में है, दोनों 2 लिखा है, तो दोनों दूसरी कक्षा में स्थित हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन, और उनकी ऊर्जाएं लगभग समान होगी। भले एक s कक्षक में है, s ऑर्बिटल में, दूसरा p ऑर्बिटल में है, लेकिन ऊर्जाएं उनकी लगभग समान होगी, इसलिए संकरण इन दोनों के बीच में होगा। अब संकरण कैसे होगा, ये जो 2s2 वाले जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, जब ये कहीं से ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा, और जब ये कहीं से ऊर्जा ग्रहण करेगा तो ये एक्साइटेड हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और यह इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके एक इस p वाली कक्षा पर जंप लगा देगा। तो करते हैं यही वाला काम। हमने कहा तलस्थ, अब लिखते हैं उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था में फिर से बनाए, तो यही वाला इसको बना रहे हैं, इसको तो हटा रहे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 1 रह जाएगा, और यहां पर हमारा 3 थे, 3 में पहले में 1, अब ये वाला यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पहुंच जाएगा।
तो ये क्या है, ये है 2s वाला कक्षक है और ये 2p वाला है। तो 2p के कितने कक्षकों ने भाग लिया, 2 कक्षकों ने। इस तीसरे कक्षक ने संकरण की क्रिया में भाग नहीं लिया है। तो ये एक s का कक्षक और p के 2 कक्षक संकरित होकर के नए कक्षक बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था इस प्रकार से होगी और कक्षक किस प्रकार से होगा ये भी समझ लीजिए। क्योंकि यहां पर s का 1 है, p के 2 हैं, तो टोटल कितने कक्षक बनेंगे जो संकरित कक्षक होंगे, और उनका नाम क्या रखेंगे, उनका नाम यही होगा sp2 संकर कक्षक। कितने बनेंगे, ये 3 बनेंगे संख्या में। आकृति कैसी होगी, मैं कहूंगा होगी तो बिल्कुल ऐसी ही, s और p मिल रहे हैं तो ऐसी ही आकृति होगी। लेकिन ये 3 हैं, जब ये 3 एक साथ सामने आएंगे, क्योंकि ये अणु की संरचना को प्रदर्शित करेंगे, तो ये सामने किस प्रकार से आएंगे वो भी दर्शाते हैं आपको। ये इस प्रकार से सामने आएंगे। यदि मैं आपको कहूं डायग्राम से दिखाऊं, तो हमने कहा ये तो हमारा हो गया s कक्षक, यहां पर बना लिया हमने p कक्षक। अब इसमें अक्ष आप ले लीजिए, ये x है, ये y है, ये z है। तो हम 2 कक्षक ले रहे हैं, मान लेते हैं ये x है, ये y है, ये z है। तो s का p कक्षक कैसे होगा, ये ऐसे होगा, और y वाला कैसे होगा, और z वाले पे तो है ही नहीं, ये संकरण कर ही नहीं रहा है। तो ये इसके ऊपर ओवरलैप होगा, मिलेगा इसके साथ। जब मिलेगा तो एक sp2 जो कक्षक बनेगा वो उसकी आकृति ऐसी ही होगी, पर वो मिल करके कैसे बनेंगे ये देख लीजिए। यहां पे लिखता हूं मैं sp2 संकर कक्षक, संकर कक्षक। ये किस प्रकार से बनेंगे, ये इस प्रकार से बनेंगे ऐसे, और यहां पर छोटा सा नेगेटिव वाला, इसी प्रकार यहां पर छोटा सा नेगेटिव वाला, यहां पर, और यहां पर छोटा सा नेगेटिव वाला। तो ये हिस्से कौन से हैं, ये ऋणात्मक वाले माइनस वाले हिस्से हैं, माइनस माइनस माइनस, और ये वाले प्लस प्लस प्लस। कौन से, बिल्कुल जैसे ये बन रहा है ऐसे ही था। अब ये 3 है, देखिए ये और ये मिलकर के एक हो गया sp2 संकर कक्षक। ये वाला इससे मिलकर के एक और संकर कक्षक बन गया, ये इस वाले से माइनस से मिलकर के एक संकर कक्षक बन गया। तो ये क्या है, 3 sp2 संकर कक्षक इस रूप में हमें प्राप्त होंगे। और इनकी जो अक्षय हैं, यदि मैं अक्षय बनाऊं ऐसे ऐसे ऐसे, तो इनके बीच में, 2 के बीच में जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, इसको मिटा देता हूं आपको कंफ्यूज ना करे, दूसरी तरफ की लाइन मिटा रहा हूं मैं। तो ये जो एंगल होता है ये 120 डिग्री का होता है, ध्यान रखिएगा, ये 120 डिग्री का एंगल होता है। और यह क्या होता है, ये त्रिकोणीय समतल बनाता है। अब समझिए त्रिकोणीय समतल क्या होता है। आप यदि किसी त्रिकोण को ड्रॉ करोगे, किसी एक त्रिभुज को बनाओगे, तो त्रिभुज हमेशा किसी तल पर बनता है, किसी पृष्ठ पर बनता है। जैसे ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, इस पे मैं त्रिभुज बनाऊंगा तो ये त्रिभुज बनेगा। ये ऐसा चिपका हुआ है, पड़ा हुआ है, ये ऐसा खड़ा हुआ नहीं है, ये एक ही समतल पर स्थित है। तो ठीक ऐसे ही यह जो हमारा बनता है sp2 जो संकर कक्षक बनते हैं, जिनके बीच में 120 डिग्री का कोण है तीनों के बीच में, यह भी एक त्रिकोणीय समतल पर स्थित होते हैं। क्या लिखा मैंने यहां पर, लिख रहा हूं मैं, ये क्या है, त्रिकोणीय समतल पर स्थित, त्रिकोणीय समतल पर स्थित होता है ये वाला। तो अब आप देख रहे होंगे ये धनात्मक हिस्सा, ये धनात्मक हिस्सा है। तो ये किसका है, ये कुल मिलाकर के हमारी किसकी बात चल रही थी, बोरान की बात चल रही थी, जो केंद्रीय परमाणु है। अब हमें स्ट्रक्चर किसका बनाना है, हमें तो बनाना है BCl3 का, यानी कि 3 क्लोरीन के परमाणु इसके साथ जुड़ेंगे, किसके लिए, सहसंयोजक बंध बनाने के लिए। अब क्लोरीन का मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां पर आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा क्लोरीन है, परमाणु क्रमांक Z होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। सबसे अंतिम कक्षा की बात करता हूं मैं
क्योंकि ये तीसरे नंबर की कक्षा है तो इसको एसपीडीएफ के फॉर्म में लिखूं या पूरा ही लिख लूं। चलिए आप कहेंगे कि सर ने शॉर्टकट मार दिया, तो पूरा लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ऐसे होगा। पहले में 2 1s2, 8 के लिए 2s2 2p6, 7 के लिए तीसरे के लिए 3s2 3p5, 5 और 2 7 पूरे हो गए। अब ये अंदर वाले तो कोई भाग नहीं लेने वाले बंद बनाने के लिए, ये S2 भी भाग नहीं लेगा बंद बनाने के लिए। खाली कौन सा हिस्सा था, ये वाला। इसको कैसे बना सकता हूं, ऐसे बनाता हूं मैं इसे। P है तो 3 कक्षक, 1 2 3, 5 इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर 5 है तो इसका मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। हुंड का नियम लगाएंगे। सबसे पहले तीनों में एक एक भरिए, 1 2 3, अब बच गए 2, तो 1 2, तो ये दोनों पूरे हो गए, ये खाली रह गया। तो यह अपना खालीपन दूर करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा, साझा करेगा, अपने बॉक्स को, अपने कक्षक को भरने का प्रयत्न करेगा। इसलिए यह क्लोरीन क्या करेगा, इस कक्षक को भरने के लिए इस बोरॉन के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। अब निर्माण करेगा तो कैसे करेगा ये भी देखिए। इसको थोड़ा हटा रहे हैं यहां से। अब क्लोरीन कैसे बनाएगा, क्लोरीन इस प्रकार से बनाएगा, क्योंकि यह है तो पी कक्षक, ये पी ही है, 3p कक्षक। तो यदि p है तो इसकी आकृति कैसी होगी, डंबल शेप की। डंबल यानी कि किस प्रकार की, ये p है तो इस प्रकार की होगी ना आकृति। तो ये कैसे बनाएगा, यहां पर बनाएगा ये इस प्रकार से। इस प्रकार से इस प्रकार से। तो ये हमारा कौन है, ये क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पर भी क्या है, क्लोरीन है। ये एक एक सहसंयोजक बंध बना रहा है। क्लोरीन में भी ध्यान रखना, ये हिस्सा ऋणात्मक है, ये हिस्सा धनात्मक है, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये वाला हिस्सा ये धनात्मक, ये धनात्मक अतिव्यापन हो रहा है। अब क्योंकि क्या हो रहा है, बीच में बोरान का संरचना आ गई और क्लोरीन क्या कर रहा है, उसके साथ अपने कक्षकों का अतिव्यापन कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है तीनों की। जब ओवरलैपिंग हो गई तो आप देखिए स्ट्रक्चर कैसे बना। स्ट्रक्चर हम यहां पर बना सकते हैं इसका। ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया एक Cl, एक दूसरा Cl और तीसरा ये Cl। इस तरीके से इन तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल, इन 120 डिग्री का एंगल, चाहे इसके इसके, चाहे इसके इसके, इसके इसके। और वो कहां से आया, वो इसी बोरान के जो हमारा संकर कक्षक था उससे उत्पन्न हुआ। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि किसी भी अणु की आकृति इस बात पर निर्भर करती है कि उसका केंद्रीय परमाणु पर कौन सा संकर कक्षक उपस्थित है। जैसे हमने पिछले देखा था, पिछले एग्जाम्पल में, कि BeCl2 में जो Be जो हमारा केंद्रीय परमाणु होता है उसमें जो संकर कक्षक होता है वो sp होता है, और इसमें इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। इसकी अक्षों के बीच में, ये इसकी अक्षें है ना, ये वाली अक्ष, ये इसकी अक्ष थी, तो इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल था, 180 डिग्री। इसलिए जब Cl इससे जुड़ा तो उसके बीच में भी कितना हुआ, 180 डिग्री का एंगल। यहां पर हमने देखा था कि जो sp2 संकर कक्षक बनाते, जिसे मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है, उसमें दो के बीच में कितने डिग्री का एंगल था, 120। तो हम कह सकते हैं ये क्लोरीन जब इससे जुड़ेंगे, सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे, तो इनके बीच में भी जो बॉन्ड बनेंगे, सहसंयोजक बंध, उनके बीच में भी कितने डिग्री का कोण होगा, 120 डिग्री का कोण होगा। और ये कैसी रचना बनाएंगे, त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतलीय संरचना का निर्माण होगा। एक समतल, एक प्लेन जैसे बोर्ड है, उसके ऊपर जैसे मैंने B स्टिकर चिपका दिया, C स्टिकर चिपका दिया, सॉरी Cl स्टिकर चिपका दिया, Cl स्टिकर चिपका दिया, तो ऐसी एक संरचना एक समतल पर बनेगी। तो यह हमारा दूसरा प्रकार हो गया, किसका, संकरणों के प्रकार का दूसरा प्रकार, जिसे हम sp2 संकर कक्षक कहते हैं। तो मुझे लग रहा है बात समझ में आपको आ रही होगी। पिछली क्लास अटेंड करी होगी तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी, और पिछली क्लास मिस करी होगी तो ढुलमुल स्थिति रहेगी आपको। तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने संकरण के दो प्रकारों को समझा। पहला था sp संकरण, जिसमें एक s कक्षक के साथ एक p कक्षक संकरित होता है, संकरण की क्रिया में भाग लेता है। तो जो संकरित कक्षक बना था उसको हमने sp कक्षक कहा था, संकरित कक्षक कहा था। दूसरे प्रकार का था sp2 संकरित कक्षक, जिसको हम कहते थे कि जिसमें एक s कक्षक और दो p कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं। अब इसी का तीसरा प्रकार जो हमारा होता है संकरण के प्रकारों का, वह हमारा होता है sp3 संकर कक्षक। और sp3 संकर कक्षक का अर्थ क्या हुआ कि एक ऐसा संकर कक्षक जो एक s कक्षक और तीन p कक्षकों के संकरण के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। तो क्या कहा हमने, एक ऐसा कक्षक जो या जिसमें एक s कक्षक तथा तीन p कक्षक के मध्य संकरण की क्रिया हो, संकरण की क्रिया हो, तो उससे कितने बनेंगे, एक s और तीन p, उससे 4 sp3 संकर कक्षक बनते हैं। और यहां पर इस बात को मैं लिखना छोड़ रहा हूं कि इन सब की ऊर्जाएं तथा आकार समान होंगे। तो ये आप चाहें तो और जोड़ लीजिए। अब हम कहते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वहां काफी, हम कह सकते हैं ये जो हमारा संकर कक्षक होता है इससे काफी सारे स्ट्रक्चर हमें समझ में आते हैं। पहला हम समझ रहे हैं इसका एग्जाम्पल CH4 यानी कि मेथेन का। मेथेन में आप खुद ही देखते हो कि कार्बन क्या होता है, सेंटर में होता है, हाइड्रोजन क्या होते हैं, किनारों पर होते हैं। तो केंद्रीय परमाणु कौन सा है, कार्बन। तो कार्बन से ही चर्चा शुरू करेंगे। कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Z कितना होगा, 6, परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,4। तो किस प्रकार से होगा ये 2,4, इसको यदि हम SPDF की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं ये होगा 1s2 2s2 और ये होगा 2p2, इस प्रकार से होगा। तो अब इसको यदि कक्षकों के रूप में प्रदर्शित करें तो कक्षकों के रूप में मैं इन दोनों को प्रदर्शित कर रहा हूं क्योंकि इन्हीं का तो संकरण होना है। तो कैसे होगा, ये हमारा क्या होगा, s कक्षक, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, क्योंकि इसमें पूरे दो भरे हुए हैं। p कक्षक बनाए ये वाला 2p कक्षक, क्योंकि p में 3 कक्षक होते हैं इसलिए 3 बना दिए। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, 2 बच गए। तीसरा कक्षक पूर्ण रूप से खाली है। अब संकरण की बात में क्या कहा है हमने, एक s कक्षक, ध्यान रखिएगा इसमें एक s कक्षक। तो s कक्षक कौन सा, ये वाला। और हमने कहा था आपको पिछली क्लास में कि जिन भी कक्षकों के बीच में संकरण की क्रिया होगी उन सब की ऊर्जाएं समान होनी चाहिए। और समान किसकी होगी, जो एक ही कक्षा में उपस्थित है। तो ये 2 जिसके आगे है तो इसका मतलब ये दूसरी कक्षा में उपस्थित है ना। तो दूसरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जाएं समान होगी लगभग। तो 2s तथा 2p की इन कक्षों की ऊर्जाएं लगभग समान होगी। तो संकरण इन्हीं के बीच में होगा, 1s2 में संकरण नहीं हो पाएगा इनके साथ, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस 1s2 के इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होगी इनकी तुलना में इनमें क्या है, काफी अंतर है। तो इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब यह स्थिति होती है जिसे हम कहते हैं तलस्थ अवस्था, तलस्थ अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। सामान्य स्थिति में ये ऑर्बिटल्स कक्षक ऐसे थे। अब यदि ये हम कहें इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ, इसको कहीं से ऊर्जा मिल गई, तो ये s कक्षक का इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और निकलेगा तो कहीं p की तरफ जाएगा। तो क्या होगा, हम कहें यहां पर लिखते हैं उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था क्या हुई, इसको ऐसे बना लेते हैं, s कक्षक, ये था s कक्षक, कौन सा वाला 2s कक्षक, और ये कौन सा था 2p कक्षक। ध्यान रखिएगा 1 वाला नहीं है, तो ये 2s कक्षक है। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, एक उत्तेजित होकर बाहर निकल गया, यहां से कहां पहुंचा वो, ये p में
दो तो पहले से थे, एक और एक दो, तीसरा वाला यहां से कूद करके यहां पर पहुंच गया। तो ये हम कहें एक्स अक्ष, ये कहें वाई अक्ष, ये कहें जेड अक्ष, यानी कि ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये पी के जो कक्षक हैं वो तीन हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स में रहते हैं, एक एक्स अक्ष पे, एक वाई अक्ष पे, एक जेड अक्ष पे। तो तीनों पे क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा कौन सा है, ये 2p कक्षक है। अब इनके बीच में 1 2 3 4, चार के बीच में एक s कक्षक और 3 p कक्षकों के द्वारा ये क्या हुआ था, हम कह सकते हैं संकरण की क्रिया हुई थी, जिससे ये जो नया कक्षक बना है, जो संकरित कक्षक है, इसको हम नाम देते हैं sp3 संकर कक्षक। अब साथ ही हमने वहां एक बात और समझाई थी कि जो संकर कक्षक होते हैं उनकी संख्या, जो जितने कक्षक संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या के बराबर होता है। संकरण की क्रिया में कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, एक तो s कक्षक हैं और 3 p कक्षक हैं। आपके दिमाग में हो सकता है बात आ रही होगी, सर यहां तो खाली डब्बा है, ये कहां भाग लेगा। लेकिन नियम बता चुका हूं कि संकरण की क्रिया में पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक जो कि यहां पर s है, अर्ध रूप से भरे हुए कक्षक जो कि ये 2p कक्षक हैं, तथा पूर्ण रूप से खाली कक्षक जो कि ये तीसरा वाला है, ये सभी भाग ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अर्ध भरे हुए ही भाग लेंगे। तो यहां पर वो चीजें भी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है प्यारे बच्चों। तो हमने कहा ये 4 हैं, 1 2 3 4, तो जो sp3 संकर कक्षक बनेंगे वो उनकी संख्या भी 4 ही होगी। तो हमने कहा 4 sp3 संकर कक्षक बनेंगे। इतनी बात हमें समझ में आती है। तो अब वो किस प्रकार से बनेंगे, आकृति में एक की आपको बता चुका हूं कि एक S तथा एक P जब आपस में मिलते हैं तो इस प्रकार से बनते हैं। वो इस प्रकार से, ये धनात्मक सिरा हम कहते हैं ज्यादा होता है, ऋणात्मक छोटा सा होता है। तो बनेंगे तो ऐसे ही। अब ये जब 4 sp3 संकर कक्षक बनेंगे, ये जब आपस में मिलकर के सामने आते हैं तो ये चतुष्फलक की संरचना में सामने आते हैं। किसके संरचना में, चतुष्फलक की संरचना में। चतुष्फलक की संरचना, अब देखिए इस माइनस वाले को छोड़ रहे हैं, इसको दर्शा नहीं रहे हैं, जैसे हमने पिछले वालों में दर्शाया था, यहां पर दर्शा नहीं रहे हैं, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये हैं उपस्थित। तो चतुष्फलक किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से बनाते हैं। 1 2 3 और एक ही हमारे पास यहां पर होता है 4। ज्यादा बड़ा बन रहा है भाई, बार बार इस प्रकार से रहते हैं। अब ये कैसे होते हैं चतुष्फलक, मैं डायग्राम तो प्यारे बच्चों यहां बना रहा हूं, लेकिन समझ लीजिए कैसे हैं। ये ऐसे रहते हैं, 1 2 3, ये 4 ऐसे बनते हैं। ये जैसे वो हम कह सकते हैं ना तिकोना हो गया, इस प्रकार से। नीचे तो ऐसे रहेगा और ऊपर की ओर इनके क्या होगा, एक ऊपर की तरफ रहेगा। ये इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। और इनमें से यदि इनकी अक्षय बनाऊं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इनके बीच में जो कोण होता है किन्हीं भी दो के बीच में, वो होता है 109.5 डिग्री का कोण होता है। पिछले वाले में देखी थी हमने, जो sp2 था उसमें क्या था, त्रिकोणीय समतल बनते हैं। जबकि ये कैसे बनते हैं, ये बनता है समचतुष्फलक या चतुष्फलकी कह देते हैं, जिसे चतुष्फलक या चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। चतुष्फलकीय संरचना। तो मैंने कहा भले ही मैंने इसको यहां पर ऐसे दर्शाया है, लेकिन वास्तविक आकृति इसकी इस प्रकार से है। यदि मिटा करके आप कहेंगे तो मैं वैसे भी बना देता हूं। तो इसको एक बार मिटा करके थोड़ा सही सा ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बनाएंगे ऐसे ही, बस थोड़ा सा अब थोड़ा छोटा बनाएंगे। 1 2 3 ये 4, ये अलग है, ये 3 ट्रायंगल अलग है, ये अलग है। और इनके बीच में मैंने कहा ये वाला कोण कितने का है,
कोई भी 3 ले लीजिए, ये वाला जो कोण होगा ये 109.5 डिग्री का कोण होगा। ये चतुष्फलकीय संरचना है, जैसे मैंने आपको समझाई थी कि एक यहां है और 3 ऐसे है। ये ऐसी संरचना है। इसको चाहो तो अब ऐसे करके बना लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे बना लीजिए, एक ही बात है। तो इस प्रकार की संरचना बनती है। अब इस संरचना में हमारे देखिए, हमने एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, हम यहां पर ले रहे हैं CH4 कार्बन का। तो कार्बन के 4 परमाणु एक एक सिरों पर क्या होंगे, जुड़ते चले जाएंगे। अब कार्बन के परमाणु कैसे जुड़ेंगे ये भी समझिए। अब नीचे वाले को मिटा रहा हूं मैं। कार्बन का तो हमारा ये केंद्रीय परमाणु आ गया। अब हम जोड़ रहे हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन का हम जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1। यदि उसके रूप में लिखें तो इसे लिख सकते हैं 1s1, और कक्षक के रूप में लिखें तो ये इस प्रकार का होता है, एक खाली। तो यानी कि ये कौन सा कक्षक है, ये s कक्षक है। तो जब ये करेगा तो ये इस प्रकार से बनाएगा। ये s कक्षक है, किसका, हाइड्रोजन का s कक्षक। यहां पर भी ये हाइड्रोजन का s कक्षक, ये हाइड्रोजन का s कक्षक, ये हाइड्रोजन का s कक्षक, हाइड्रोजन का s कक्षक, हाइड्रोजन का s कक्षक, हाइड्रोजन का s कक्षक, ये इस प्रकार से बनाएगा। तो संरचना कैसी बनेगी, संरचना इस प्रकार से बनेगी। ये कार्बन हो गया, ये ऊपर की ओर बन गया इसके हाइड्रोजन, एक यहां पर हो गया हाइड्रोजन, एक यहां पर हो गया हाइड्रोजन, एक यहां पर हो गया हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं ये चतुष्फलकीय संरचना है, जिसमें कार्बन क्या है, केंद्रीय परमाणु के रूप में है। और इनमें किन्हीं भी 2 बंदों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना है, 109.5 डिग्री का कोण है। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक ऐसे ही हम समझ सकते हैं संरचनाओं को। 2 संरचनाएं और हैं जो कि हमारी sp3 संकर कक्षकों के अंतर्गत ही आती है। ध्यान रखिएगा, CH4 का जो चतुष्फलकीय संरचना बनाई है हमने, ये इसलिए चतुष्फलकीय बनी है क्योंकि यहां पर जो केंद्रीय परमाणु है कार्बन, उसमें जो संकर कक्षक बने हैं जिसको हम sp3 नाम देते हैं, उसकी संरचना क्या है, चतुष्फलकीय है। तो जो केंद्रीय परमाणु की संरचना होगी वैसी ही संरचना पूरे अणु की तैयार होगी। केंद्रीय परमाणु ही डिसाइड करेगा कि अणु की संरचना कैसी होगी मैक्सिमम पोजीशन में। अब sp3 का ही संकर कक्षकों का एक और एग्जांपल ले रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा आता है जिसको कहते हैं अमोनिया का एग्जांपल, NH3 का। अब इसमें भी इसी प्रकार के कक्षक होंगे। इसमें भी नाइट्रोजन यहां पर होता है, एक कक्षक इसका यहां पर होगा, एक कक्षक यहां पर होगा, एक कक्षक यहां पर होगा, एक कक्षक यहां पर होगा। पर नाइट्रोजन का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में N की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7, परमाणु क्रमांक 2,5, ये होगा 1s2 2s2 2p3, इस तरीके का होगा। तो इससे 3 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ते हैं, एक हाइड्रोजन का यहां पर, एक हाइड्रोजन का यहां पर, एक हाइड्रोजन का यहां पर, और ऊपर की ओर बनता है जिसे हम कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ऊपर की ओर क्या बन रहा है, ये इस तरीके से बनाते हैं। ये क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये है। तो स्ट्रक्चर इसका भी चतुष्फलकीय ही बनेगा, कोई नया नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। बस इसमें ध्यान रखना, हाइड्रोजन 3 है, जबकि ऊपर की ओर जो चौथा हम कह सकते हैं, ये फलक हमको दिख रही है, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदर्शित करता है। क्योंकि अंतिम कक्षा में आप देख रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, सबने एक एक क्या कर दिया, बना दिया, जोड़ा बना दिया। केवल क्या हुआ, ऊपर वाला रह गया, उसने एक युग्म बना लिया। तो ये हमारा NH3 का होता है। ठीक इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, जिसको हम कहते हैं H2O, जल का। अब जल में केंद्रीय परमाणु क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ये हमने ऑक्सीजन बना लिया। ऑक्सीजन के हम कहते हैं एक तरफ ये हाइड्रोजन बन गया, एक तरफ दूसरा हाइड्रोजन बन गया, और ये वाली जो हमारी लेग होती थी, इस वाली लेग में हमारा आ जाता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहां और एक यहां। और इस वाली लेग में यानी कि ऊपर की तरफ जो बनाया, यहां पर भी क्या आ गया कि इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया,
एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया। तो दो ही हाइड्रोजन के जुड़े हुए हैं। अब इस वाले में और इस वाले में जो बॉन्ड्स के बीच में ये जो कोण होता है ना, ये कोण 109.5 डिग्री के बराबर नहीं होता। ये कोण जो होता है ये होता है हमारा यहां पर, ये होता है 107 डिग्री, और यहां पर जो कोण होता है ये होता है 104.5 डिग्री। अब कहोगे सर ऐसा क्यों? तो प्यारे बच्चों फिर से वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत पर जाइए। वहां पर आपको बताया गया है दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, वो ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा? एक एकांकी तथा एक आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में, और सबसे कम जो होता है वो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में लगता है। तो आबंधी कौन से? ये वाले जिन्होंने क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल सबसे कम, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल सबसे ज्यादा, और इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल इनके और इसके क्या होगा? बीच का होगा। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ रही होगी। इसलिए इनका कोण घट करके 104.5 रह जाता है, यानी कि इनकी जो शेप होती है ऑक्सीजन के साथ, ये वी की शेप होती है। यहां पर क्या हो गया? एक हम कह सकते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया, यहां पर ये हो गया, इस तरीके की शेप बनती है। अब यहां पर 160 डिग्री क्यों है? देखिए यहां पर और घट गया था, इसलिए घटा यहां पर क्योंकि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पर एक था और यहां पर दो थे, तो इन दोनों के बीच में ज्यादा प्रतिकर्षण हुआ तो ये इधर की ओर ज्यादा झुक गया, इसलिए ये कोण घट गया। ये वाला कोण 109.5 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ने इस पे जो दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा इन पर प्रतिकर्षण बल लगाया तो इसको थोड़ा सा कम कर दिया, इसलिए ये 109 से घट करके 107 डिग्री आ गया। हमने क्लासेस सीक्वेंस में बनाई है प्यारे बच्चों, यदि आप क्रम से पढ़ रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। ये कोण कम होने का मूल कारण क्या है वो समझा रहा हूं। यहां पर आप देखिए सारे के सारे जो बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के साथ, वह सहसंयोजक बंध बन रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे रहा है, एक कार्बन दे रहा है, तो सहसंयोजक बंध बन रहे हैं। इनमें प्रत्येक के बीच में जो प्रतिकर्षण बल होगा उसका मान समान होगा, इसलिए एंगल सबके बराबर होंगे। इसका भी 109.5, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका। इसमें चले आइए, यहां पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया, तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और ऐसे एक आबंध के बीच में जो प्रतिकर्षण बल होता है वो इसकी तुलना में ज्यादा होता है दो आबंधी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में। तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इन दोनों को, तो ये थोड़े नीचे की ओर खिसकेंगे, तो अब इनके बीच में जो कोण होगा वो 107 डिग्री हो गया, घट गया, 109.5 से घट गया। इसमें ये और कम इसलिए हो गया क्योंकि यहां दो इलेक्ट्रॉन युग्म आ गए, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण इन दोनों से भी ज्यादा है, इसलिए कोण का मान और घट गया। तो इस प्रकार से आप इसको समझिए तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, आप डीप तक समझोगे। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।